बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। हमारा आज का मौजू है कंपाउंडिंग ऑफेंस। पीपीसी के ऑफेंसेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को कंपाउंडिंग ऑफेंस कहते हैं और दूसरे को नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस कहते हैं। कंपाउंडिंग ऑफेंस वो होते हैं जो काबिल राजीनामा होते हैं, जिसमें कंप्लेंट पार्टी के पास ये इख्तियार होता है कि वो मुलज़िम पार्टी के साथ राजीनामा कर ले। और नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंसेस वो होते हैं जो कि स्टेट के खिलाफ होते हैं, जिसमें कंप्लेंट पार्टी के पास कोई इख्तियार या हक नहीं होता कि वो मुलज़िम पार्टी के साथ राजीनामा कर ले। सीआरपीसी का सेक्शन 345 जो है वो इन दोनों में फर्क बयान करता है कि वो कौन से ऑफेंसेस हैं जिनको कंपाउंडिंग ऑफेंसेस कहते हैं और वो कौन से ऑफेंसेस हैं जिनको नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंसेस कहते हैं। कंपाउंडिंग ऑफेंस जो है वो दो स्टेजेस के ऊपर किया जा सकता है। एक तो दौरान ट्रायल और एक आफ्टर कन्विक्शन। दौरान ट्रायल जो है वो किसी स्टेज के ऊपर भी अगर मुलज़िम पार्टी का कंप्लेंट पार्टी के साथ राजीनामा हो जाए तो उसमें राजीनामे का बयान कलमबंद करवा के उसकी सजा खत्म करवा के उसको रिहा कराया जा सकता है। और अगर किसी शख्स को सजा हो जाए तो फिर उसके बाद उसका राजीनामा हो तो उसके लिए सबसे पहले कोर्ट की इजाजत देना जरूरी होता है। कोर्ट की इजाजत के बगैर राजीनामे का बयान कलमबंद नहीं हो सकता। जो सेक्शन 345 का सब सेक्शन 6 है वो ये कहता है कि अगर किसी शख्स का राजीनामा की बुनियाद के ऊपर रिहाई हो जाए तो उसको फैक्ट ऑफ एक्विटल कहेंगे और उस बुनियाद के ऊपर जो है वो बंदे की सजा खत्म हो जाएगी। हम आज के इस लेक्चर में जो सबसे अहम पॉइंट आपके सामने रखेंगे वो ये रखेंगे कि क्या जब मुलज़िम का राजीनामे की बुनियाद के ऊपर फैक्ट ऑफ एक्विटल होगा तो उससे उसकी गिल्ट यानी कि उसका जो जुर्म है वो और पनिशमेंट यानी कि सजा दोनों खत्म हो जाएंगे या दोनों में से कोई एक चीज कायम रहेगी। ये आज का हमारा मौजू होगा जिसके ऊपर जो है वो हम तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे और ये भी देखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इन दोनों में क्या फर्क बयान करती है। इस लीगल पॉइंट की इलैबोरेशन के लिए जो मौजू बना वो ये केस था चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान वर्सेस मुमताज खान, ALD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 695। इस केस में यह हुआ कि एक मुमताज नामी शख्स था जो कि किसी बैंक में सर्विस करता था। दौरान सर्विस उससे एक मर्डर हो गया और फिर उसमें उसको सजा हो गई। उसने उस सजा के खिलाफ अपील फाइल की और उसकी अपील भी खारिज हो गई और फिर उसके बाद उसने फर्दर उस ऑर्डर को सेल न किया, यानी कि उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई अपील फाइल न की। जिसके बाद मुलज़िम का कंप्लेंट पार्टी के साथ राजीनामा हो गया और फिर उसने जो है वो सेक्शन 345 की एप्लीकेशन दी, कोर्ट से परमिशन ली, राजीनामा करवाया और वो जेल से बाहर आ गया। जब उसको ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया यानी कि सजा दे दी तो उस दौरान उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई जिसमें उसको इस बुनियाद के ऊपर सर्विस से रिमूव कर दिया गया कि उसके खिलाफ एक जुर्म साबित हो गया है, लिहाजा अब वो इस सर्विस पे रहने का हकदार नहीं है। मुमताज खान की जब राजीनामा की बुनियाद के ऊपर सजा खत्म हुई और वो जेल से बाहर आया तो उसने आके एक एप्लीकेशन मूव की अपने डिपार्टमेंट को कि चूंकि अब वो बरी हो चुका है और उसके खिलाफ वो जुर्म बाकी नहीं रहा तो लिहाजा उसको बैक बेनिफिट के साथ अपनी उसी सर्विस के ऊपर बहाल किया जाए। डिपार्टमेंट ने उसकी ये एप्लीकेशन खारिज कर दी, जिसके खिलाफ उसने जो है वो डिपार्टमेंटल अपील फाइल की फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के पास। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने ये केस सुना जिसमें 2-1 की रेशो से उसकी अपील मंजूर हुई और उसको बैक बेनिफिट के साथ उसी जगह के ऊपर जिस जगह से उसने अपनी नौकरी छोड़ी थी उसको रीइंस्टेट करने का हुक्म दे दिया। डिपार्टमेंट ने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ CPLA नंबर 1391 ऑफ 2000 फाइल की, जिसमें डिपार्टमेंट को लीव ग्रांट हुई और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 सवाल जो है वो सामने रखे जिनको डिस्कस होने के बाद जो है इस फैसले पर पहुंचना था। जिसमें जो सबसे अहम क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर B था कि वेदर अ कन्विक्टेड पर्सन हु इज रिलीज्ड आफ्टर पेमेंट ऑफ द अमाउंट could be set or could be declared as a person acquitted honorably, and in that eventuality could such a person who is released on payment of diyat was liable to be reinstated into service। यानी कि ऐसा शख्स जिसको राजीनामे की बुनियाद के ऊपर या दियत की बुनियाद के ऊपर जो है वो क्विट किया जाएगा और वो शख्स जो है वो क्या ऐसी क्विटल जो है वो क्या ऑनरेबल क्विटल होगी और क्या उसको जो है उस क्विटल की बुनियाद के ऊपर इंस्टेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी बेंच ये केस सुन रहा था उसकी सरबराही जो है वो
जस्टिस आसिफ सईदान खोसा साहब कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिपार्टमेंट की ये अपील खारिज की और इसमें 4 पॉइंट हेल्ड किए। इसमें सबसे पहले ये था कि उन्होंने कहा कि तमाम बरी क्विटल जो होंगी वो ऑनरेबल ही होंगी, चाहे वो क्विटल जो हैं वो राजीनामा की बुनियाद के ऊपर हों या मेरिट के ऊपर हों। जो दूसरा पॉइंट ने हेल्ड किया, उन्होंने ये कहा कि हमारा तजर्बा ये कहता है कि जब भी कोई जुर्म सजा होता है तो कंप्लेंट पार्टी एक वाइडर नेट इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोगों को भी मुकदमे में मुलव्वस कर देती हैं जिनका उस मुकदमे से कोई तल्लुक नहीं होता, पर फिर उनको राजीनामा की बुनियाद के ऊपर बाहर निकलवाते हैं। और जो उन्होंने तीसरा पॉइंट हेल्ड किया, उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल केस होगा उसमें जैसे ही क्विटल होगी तो मुलजम तमाम गुनाहों से जो है वो पाक हो जाएगा और वो ऐसे ही होगा जैसे उसने कोई जुर्म नहीं किया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर ये डबल जेबर्टी वाली बात होगी। और फिर इसमें उन्होंने सेक्शन 403 सीआरपीसी और आर्टिकल 13A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हवाला दिया, जो कि डबल जेबर्टी के कानून को जो है वो बयान करता है। हमने अपने पिछले लेक्चर में जो है वो डबल जेबर्टी का सारा कानून आपके सामने रखा था। अगर आपने उसको मजीद देखना हो तो प्ले लिस्ट से जाके जो है वो हमारा डबल जेबर्टी वाला कानून देख लीजिएगा। और आखिर में उन्होंने ये कहा कि जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है उसमें जो है वो 2 चीजें लिखी गई हैं, एक उफ़ यानी कि सजा को छोड़ देना, खुदा के लिए माफ कर देना, और दूसरा सुलह यानी कि राजीनामा कर लेना। तो उन्होंने ये कहा कि जो इन दोनों का मतलब है वो ये लिया जाता है कि जैसे ही कोई शख्स उफ़ या सुलह के जरिए जो है वो जेल से बाहर आता है या उसकी रिहाई होती है या उसकी सजा खत्म होती है तो फिर वो मुकम्मल तौर पे प्यूरिफाई हो जाएगा, वो ऐसे ही होगा जैसे उसने कोई जुर्म साजत नहीं किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 पॉइंट हेल्ड करने के बाद, 4 पॉइंट जो है वो एलेबोरेट करने के बाद जो है वो डिपार्टमेंट की अपील खारिज कर दी। बिल्कुल सिमिलर नेचर का एक और मुकदमा जो है ये एक डिफरेंट जो है वो 3 रुकनी बेंच के पास आ गया, जिसमें जस्टिस इजाज अफजल खान, जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस जाजुल हसन साहब थे। और केस का टाइटल था मुरीद सुल्तान वर्सेस द स्टेट। इस केस में भी राजीनामा हो गया और जिसमें तीनों जज साहिबान ने जो है वो मुलजिम को रहा करने का हुक्म दिया। लेकिन इसमें जो 2 जज साहिबान थे, जस्टिस इजाज अफजल खान और जस्टिस इजाजुल हसन, इन्होंने मुलजिम को ऑनरेबल क्विटल का हुक्म दे दिया, जबकि जो इसमें 30 जज साहिबान थे उन्होंने एक डायसेंटिंग नोट दिया। उस डायसेंटिंग नोट में ऑनरेबल जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने ये कहा कि मेरी ओपिनियन के मुताबिक जो है वो क्विटल और फैक्ट ऑफ क्विटल में फर्क है। अगर किसी मुलजिम का राजीनामे की बुनियाद के ऊपर जो है वो सजा खत्म होगी तो वो फैक्ट ऑफ एन क्विटल होगा। और उन्होंने मजीद ये कहा कि मेरी ओपिनियन के मुताबिक जो है वो एक जजमेंट्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक को कन्विक्शन कहते हैं और दूसरे हिस्से को सेंटेंस कहते हैं। यानी कि पहले हिस्से में कोर्ट ये हेल्ड करती है कि क्या इसने ये जुर्म सजद किया है और उसको कन्विट करती है, और दूसरे हिस्से में उसको उस कन्विक्शन की बुनियाद के ऊपर जो है सेंटेंस ग्रांट की जाती है कि हम इस कन्विक्शन की बुनियाद के ऊपर जो आपसे हुई है हम आपको जो है वो उम्र कैद या सजाए मौत देते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मेरी ओपिनियन के मुताबिक जो है जो मुलजिम राजीनामा की बुनियाद के ऊपर जो है वो जेल से बाहर आएगा उसकी सिर्फ सेंटेंस खत्म होगी, उसकी कन्विक्शन जो है वो अपनी जगह पे बाहर रहेगी। मजीद जस्टिस काजी फैसला साहब ने सब सेक्शन 6 सब सेक्शन 345 का हवाला देते हुए कहा कि उसमें लेजिस्लेचर्स ने डेलिबरेटली लफ्ज फैक्ट ऑफ एन क्विटल इस्तेमाल किया है क्योंकि उन्होंने क्विटल और फैक्ट ऑफ क्विटल में फर्क रखना था। और फिर उन्होंने मजीद ये कहा कि जब कोई शख्स राजीनामा की बुनियाद के ऊपर जो है वो अपनी सजा खत्म करने के लिए कहता है तो सबसे पहले वो इकरार करता है कि उसने वो जुर्म किया है। तो इस तरह उसके खिलाफ वो जुर्म तो खत्म नहीं हो सकता, सिर्फ उसकी सजा खत्म होती है। और फिर मजीद उन्होंने कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात का हवाला देते हुए ये कहा कि जिसमें ये कहा गया है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि माफ करने वाला जो है वो बदला लेने वाले से बहुत बेहतर है। तो कहीं ये नहीं क्या कहा गया कि जिस शख्स को माफ कर दी जाएगा उसका जो जुर्म है वो भी साथ खत्म हो जाएगा। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि इन आयात का मतलब ये है कि सिर्फ उसकी सजा खत्म होगी, उसका जुर्म जो है वो अपनी जगह के ऊपर कायम रहेगा। और बिल्कुल सिमिलरली एक और मुकदमा जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आ गया, जिसका टाइटल था वहीद अहमद वर्सेस द स्टेट, और जिसको जो है वो 3 रुकनी बेंच सुन रहा था, जिसमें जस्टिस आमिर खान मुस्लिम, जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे। इसमें भी राजीनामे की बुनियाद के ऊपर जो है ये मुलजिम की सजा खत्म हुई। इस केस में भी जो 2 जज साहिबान थे, जिसमें जस्टिस आमिर खान मुस्लिम और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है ये मुलजिम को ऑनरेबली बरी करने का हुक्म दे दिया।
اس میں جو تیسرے جج صاحب جسٹس قاضی فیصل صاحب تھے، انہوں نے دوبارہ ڈسینٹنگ نوٹ دے دیا اور انہوں نے پھر اپنا وہی ویو دوبارہ رپیٹ کیا کہ یہ جو ہے فیکٹ آف این ایکویٹل ہے، ایکویٹل نہیں ہے، اور میں صرف اس کو فیکٹ آف این ایکویٹل دیتا ہوں. اور پھر مزید انہوں نے اس پوائنٹ کو جو ہے وہ الیبوریٹ کروانے کے لیے اور اس کی تشریح کروانے کے لیے میٹر جو ہے یہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھیجا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک لارجر بینچ تشکیل دے کے اس پوائنٹ کی جو ہے وہ الیبوریشن کروائیں اور اس کو جو ہے وہ کلیئر کروائیں کہ کیا فیکٹ آف ایکویٹل اور ایکویٹل میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے. جب جسٹس قاضی فیصل صاحب کا جو ڈسینٹنگ نوٹ تھا وہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھا تو اس کیس کو انہوں نے سو موٹو کیس نمبر 3 آف 2017 کا نام دیتے ہوئے ایک 3 رکنی بینچ کے پاس بھیج دیا، جنہوں نے جو فیکٹ آف ایکویٹل اور ایکویٹل کو جو ہے وہ الیبوریٹ کرنا تھا، جس کی سربراہی جو ہے وہ جسٹس آصف سعید خوسا صاحب کر رہے تھے، اور جو اس میں باقی 2 جج صاحبان تھے ان میں جسٹس جاز الاحسن اور جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب تھے. یہ ججمنٹ جو ہے یہ متفقہ طور پہ جاری ہوئی، جس کے آتھر جو ہیں وہ جسٹس آصف سعید خوسا صاحب تھے. انہوں نے اس ججمنٹ کا جو پہلا پوائنٹ دیا وہ یہ دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیکشن 345 سب سیکشن 6 میں لفظ ایکویٹل استعمال ہوا ہے، فیکٹ آف این ایکویٹل استعمال نہیں ہوا. لیکن انہوں نے کہا کہ اس ایمبیگوٹی کو جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 338E ہے اس نے کلیئر کر دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صلح یا راضی نامہ کی بنیاد کے اوپر بری ہوگا وہ ایکوٹ ہوگا، اور اس میں اس کو وہ تمام بینیفٹس ہوں گے جو کہ ایک میرٹ کے اوپر ایکویٹل کو ہوتے ہیں. جو اس ججمنٹ کا دوسرا پوائنٹ ہے اس میں انہوں نے جسٹس قاضی فیصل کے اس ڈسینٹنگ نوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ قرآن پاک کی آیات یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ معاف کرنے والا بدلہ لینے والے سے بہتر ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ تمام دنیا کے جو اسلامک اسکالر ہیں وہ اس پوائنٹ کے اوپر متفق ہیں کہ معاف کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جرم کو سرے سے ختم کر دینا، اور جو صلح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگریو پارٹی ہے وہ یہ بھول جائے کہ کبھی یہ جرم ہوا ہی نہیں. اور اس ججمنٹ کا جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا جس میں جسٹس آصف سعید خوسا صاحب نے تحریر کیا کہ سیکشن 345 سب سیکشن 6 میں افیکٹ آف این ایکویٹل اس لیے لکھا گیا ہے، ایکویٹل اس لیے نہیں لکھا کیونکہ لیجسلیچر یہ سمجھتے تھے کہ جب راضی نامہ کی بنیاد کے اوپر کسی شخص کی سزا ختم ہوئی تو میننگ دیر بائی کہ اس کے خلاف جو جرم تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، ایویپوریٹ ہو گیا، وینش ہو گیا. تو اس لیے اب اس کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فیکٹ آف این ایکویٹل ہے، کیونکہ جب راضی نامہ ہو رہا ہوگا تو اس وقت ہی اس بندے کا جرم ختم ہو جائے گا، جرم باقی نہیں رہے گا. تو اس لیے اس کو جو ہے وہ فیکٹ آف این ایکویٹل کا نام دیا. اس ججمنٹ کے چوتھے پوائنٹ میں یہ کہا گیا کہ جس طرح سیکشن 169 اور 249 CRPC میں کسی بھی ملزم کو جو ہے وہ ریلیز کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے بغیر اس کے گلٹ کو ڈسکس کیے، وہ اس لیے کہ ابھی تو اس کے خلاف گلٹ ثابت ہی نہیں ہوئی، ابھی اس کے خلاف جو جرم ہے وہ ثابت ہی نہیں ہوا، تو اس کو ڈسکس کیے بغیر جو ہے وہ کورٹ اس کو ریلیز کرنے کا حکم دیتی ہے. تو اس میں نے یہ کہا جو سیکشن 345 ہے اس لیے اس میں لفظ فیکٹ آف ایکویٹل کا استعمال ہوا ہے کہ جب اس کو راضی نامہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پارٹی چھوڑ دیتی ہے تو پھر یہی تصور کیا جائے گا کہ اس کے خلاف کوئی گلٹ ثابت ہی نہیں ہوا. اور اس ججمنٹ کا جو پانچواں پوائنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ہم اس پوائنٹ کو کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ اس شخص کے ساتھ جس نے یہ اتنا سنگین جرم سرزد کیا ہے اس کے ساتھ اللہ المائٹی کیا کرتا ہے. یہ تو ڈے آف ججمنٹ میں دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرتا ہے. ہم نے تو دیکھنا ہے کہ جو اس وقت پریویلنگ لا ہے وہ اس کو کیا کہتا ہے. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو کہ جس میں لیجسلیچر کے ذہن میں یہ ہو کہ چونکہ اس نے بہت بڑا جرم سرزد کیا ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ یہ دبا ساری زندگی رہنا چاہیے اور اس کی صرف سنٹینس ختم ہونی چاہیے، اس کی گلٹ ختم نہیں ہونی چاہیے، تو پھر لیجسلیچر کو اس کے اوپر لیجسلیشن کرنی چاہیے اور اس قانون کو واضح کرنی چاہیے. اور جب تک ایسا نہیں ہوتا ہم اس کے پریویلنگ لا کے اوپر رہیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ جب اس کے لیگل ہیز اس کو معاف کر سکتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ اس کی صرف سنٹینس ختم ہوئی ہے اور کنوکشن ختم نہیں ہوئی، کنوکشن ابھی باقی ہے. تو یہ ہمارے منڈیٹ میں نہیں ہے.
और आखिर में उन्होंने सम अप करते हुए ये कहा कि हम अपनी पुरानी ही जजमेंट के ऊपर लाई करते हैं और उसी के ऊपर रहते हैं, और हम ये हेल्ड करते हैं कि सेक्शन 345(6) में जो लफ्ज़ फैक्ट ऑफ एन इक्विटल इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब ये है कि जिस मुल्ज़म को फैक्ट ऑफ एन इक्विटल दिया जा रहा है उसकी सेंटेंस भी खत्म है और उसकी कन्विक्शन भी खत्म है। अब वो ऐसे ही तस्वर होगा जैसे उसने वो जुर्म सरजद किया ही नहीं। अब इसी नोयत का एक और मुकदमा जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आ गया, जिसके 3 रुकनी बेंच में जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस काजी फैसल, जस्टिस यहया फरीदी थे, जो कि PID 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 43 में अवेलेबल है। उसमें भी यही पॉइंट दोबारा आया, जिसमें राजीनामे की बुनियाद के ऊपर जो है वो मुल्ज़म की रिहाई हुई। इस जजमेंट में जो जस्टिस काजी फायद ईसा जो थे वो ऑथर थे, और उनके साथ जो है वो एग्री करने वाले जज जस्टिस यहया फरीदी थे। उन्होंने इस जजमेंट में ये हेल्ड किया। इस जजमेंट के जो ऑथर हैं वो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब हैं। उन्होंने ये कहा कि हम देख रहे हैं कि ये एक प्रैक्टिस डेवलप हो गई है कि जब किसी शख्स का सेक्शन 345(6) के तहत राजीनामा होता है तो फिर एज अ मेथोडोलॉजी जो है वो उसकी सजा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमने इसके ऊपर पहले भी काफी रिजर्वेशंस दी थी, फिर इस मैटर को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक सो मोटो केस के जरिए एक 3 रुकनी बेंच के पास भेजा, और उस बेंच में जो है वो मुझे लाजमी होना चाहिए था क्योंकि मेरी इसके ऊपर एक रिजर्वेशंस थी। मैंने इसमें इससे पहले जो 2 जजमेंट्स थी उसमें मैंने डिसेंडिंग नोट दिए थे, तो मुझे उस जो 3 रुकनी बेंच था उसमें लाजमी शामिल होना चाहिए था। और उन्होंने मजीद कहा कि जब वो जो सुमोटो केस सुना जा रहा था तो उसमें जो है वो प्रॉपर असिस्टेंस नहीं ली गई और उसको जो है वो उजरत में जो है वो डिसाइड किया गया है। इस जजमेंट का पहला पॉइंट ये है कि जस्टिस काजी फैसल साहब ने सेक्शन 338(f) PPC का हवाला देते हुए कहा कि जो क्रिमिनल लॉ है जब उसकी तशरीह करनी होगी तो फिर उसको हमें ये देखना होगा कि उसमें इस्लामिक इंजेक्शंस क्या हैं, यानी कि इस्लामिक अहकामात क्या हैं, उनकी रोशनी में हमने जो है वो किसी भी जुर्म की तशरीह करनी होगी। इस जजमेंट का जो दूसरा पॉइंट है जिसमें जस्टिस काजी फैसल साहब लिखते हैं कि जो मर्डर है ये इस्लाम में काबिल नफरत जुर्म है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि ऐसा शख्स जो कि किसी दूसरे इंसान की जान लेता है उसके ऊपर अल्लाह की रहमत है और अल्लाह का अज़ाब है, यानी कि अल्लाह ताला जो है ऐसे शख्स के साथ नफरत का इजहार करते हैं जो किसी दूसरे इंसान की जान लेते हैं। किसी इंसान की जान लेने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अलमाइटी को है, और अगर कोई शख्स अल्लाह अलमाइटी का इख्तियार इस्तेमाल करता है तो वो एक नहायत काबिल नफरत जुर्म है जिसको अल्लाह ताला कहता है इसका ठिकाना जहन्नम में है। और मजीद कुरान पाक ये कहता है कि अगर कोई शख्स किसी को माफ करता है तो वो शख्स बहुत अफजल है। इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि किसी तरह कत्लो-गारत को रोका जाए, यानी कि ये जिस बंदे के साथ, जिस खानदान के साथ ये जुर्म सरजद होता है उसको अल्लाह ताला ने इनाम दिया है कि वो अल्लाह के नजदीक बड़ा अफजल है अगर वो उसको माफ कर देता है। लेकिन पूरे कुरान पाक के अंदर कहीं भी ये लफ्ज नहीं लिखा कि अगर किसी शख्स को राजीनामा की बुनियाद के पर माफ कर दिया जाएगा तो उसका जुर्म जो है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो जस्टिस काजी फैसल साहब हैं वो ये कहना चाहते हैं कि चूंकि ये एक नहायत काबिल नफरत जुर्म है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सजा खत्म करने का इसलिए कहा गया ताकि मजीद ब्लड शेड यानी कि कत्लो-गारत ना बढ़े। इसका मतलब हरगज नहीं है कि उसको जो है वो अब बिल्कुल पाक कर दिया गया है। इस जजमेंट के तीसरे पॉइंट में ऑनरेबल जस्टिस काजी फैसल साहब लिखते हैं कि जब कोई शख्स जो है वो राजीनामे के लिए कहता है या वो अपने आप को माफ करने के लिए कहता है तो सबसे पहले वो अपने जुर्म का इकरार करता है और फिर वो जो है वो कहता है कि मुझे माफ कर दिया जाए। और माफ करने का मतलब हम कभी ये नहीं ले सकते कि इसने ये जुर्म नहीं किया। माफ करने का मतलब सिर्फ ये लिया जाएगा कि इसने जुर्म किया है, इसका जुर्म अपनी जगह के ऊपर कायम है, इसकी सिर्फ और सिर्फ सजा खत्म की जा रही है। तो इसका नंबर 4 पॉइंट है वो ये कहता है कि सेक्शन 309 और सेक्शन 310 PPC जो है वो वेवर और कंपाउंडिंग का जिक्र करता है, लेकिन इन दोनों जो सेक्शंस हैं कहीं नहीं लिखा गया कि जब वेवर होगी या कंपाउंडिंग होगी, यानी कि राजीनामा होगा या सुलह होगा तो फिर उसका जुर्म जो है वो बिल्कुल रेज कर दिया जाएगा, उस जुर्म को खत्म कर दिया जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि उसकी सजा खत्म होगी।
और इसका जो 5वां पॉइंट है उसमें फिर मजीद उन्होंने अपने जो डिसेंडिंग नोट वाला पॉइंट था उसको एलैबोरेट करते हुए कहा कि एक जो जजमेंट होगी क्रिमिनल जजमेंट, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। पहले कंपोनेंट्स को हम कहेंगे कन्विक्शन और दूसरे को हम कहेंगे सेंटेंस। कन्विक्शन की बुनियाद के ऊपर यह हेल्ड किया जाएगा कि इसने जुर्म किया है और सेंटेंस के ऊपर उसको पनिशमेंट ग्रांट की जाएगी। तो जैसे ही किसी शख्स का राजीनामा होगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ उसकी सेंटेंस खत्म होगी, उसकी जो कन्विक्शन है वो अपनी जगह के ऊपर कायम रहेगी। इस जजमेंट के 6ठे पॉइंट में जस्टिस काजी फैसल साहब कहते हैं कि जब किसी को सजा दी जाती है सेक्शन 302 में, तो वो होगी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, और जब हाई कोर्ट भी उसकी सजा कंफर्म कर देती है तो फिर उसके बाद सेक्शन आता है 381 सीआरपीसी कि जब उस सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने का वक्त आएगा तो उस वक्त भी उसके लीगल हेयर्स को बुलाया जाएगा, और अगर उस वक्त भी उसके लीगल हेयर्स उसको छोड़ देते हैं तो फिर उसकी सेंटेंस खत्म कर दी जाएगी। अब यहाँ पे जो सबसे अहम बात जो जस्टिस काजी साहब कहना चाहती हैं वो ये है कि जिस वक्त एग्जीक्यूशन का वक्त आएगा तो उस वक्त भी उसके लीगल हेयर्स के पास सिर्फ उसकी सेंटेंस खत्म करने का इख्तियार होगा, क्योंकि जो कन्विक्शन का खत्म करने का इख्तियार है वो तो सिर्फ कोर्ट पे है, कोर्ट के पास है, और वो कोर्ट सिर्फ उस सूरत में उसकी कन्विक्शन खत्म करेगी कि जब वो मुल्जिम जो है एविडेंस के जरिए साबित हो कि इसने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया, और कोर्ट उसको जो है वो कन्विक्ट नहीं करेगी। लेकिन जब उसकी कन्विक्शन हो जाएगी और उसके बाद सेंटेंस का मसला आएगा तो सिर्फ और सिर्फ लीगल हेयर्स के पास उसकी सेंटेंस खत्म करने का इख्तियार होगा, उसकी कन्विक्शन खत्म करने का इख्तियार जो है ये किसी भी शख्स के पास नहीं है। इस जजमेंट का 7वें पॉइंट में जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि जो चोर और कातिल होंगे वो इस सोसाइटी को सर्व नहीं कर सकते, उनकी सर्विसेज जो है वो बतौर टीचर, बतौर कैशियर, बतौर पुलिसमैन, बतौर जजमेंट नहीं ली जा सकती, क्योंकि वो हमेशा ही इरिस्पॉन्सिबल और डेंजरस रहेंगी। और इसका जो 8वां पॉइंट हमने ये कहा कि जो थ्योरी ऑफ लॉ है वो ये कहती है कि दो लोगों में फर्क है, एक जिसने जुर्म सजद किया है और एक जिसने कभी जुर्म सजद नहीं किया, तो हम दोनों को जो है वो इक्वल नहीं कर सकते। और इस जजमेंट का जो 9वां पॉइंट है उसमें हमने एक लैटिन डिक्टम का हवाला देते हुए कहा कि जिसका मतलब है कि द पनिशमेंट कैन बी रिमूव्ड बट द क्राइम रिमेन्स, कि सजा तो खत्म हो सकती है लेकिन जुर्म अपनी जगह के ऊपर कायम रहता है। और आखिर में उन्होंने कहा कि इस चीज में बड़ा फर्क है कि एक शख्स को जो है वो कोर्ट जो है वो इनोसेंट डिक्लेयर करती है और उसको क्विट करती है, और जिसमें उसकी कन्विक्शन जो है वो साबित नहीं होती, जबकि दूसरी तरफ जो है एक बंदा एज अ ग्रेस माफी देने के लिए आया है, वो पहले अपने जुर्म का इकरार करता है और फिर जो है वो माफी लेने के लिए आता है। तो दोनों में फर्क है, हम दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो जो नटशल सारी डिस्कशन का ये है कि जिसमें जस्टिस काजी साहब कह रहे हैं कि क्विटल और फैक्ट ऑफ क्विटल में फर्क है। जब फैक्ट ऑफ क्विटल होगा तो फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी सेंटेंस खत्म होगी, उसकी कन्विक्शन यानी कि उसके ऊपर ये जो दब्बा है कि उसने किसी शख्स की जान ली है वो कायम रहेगा, और सोसाइटी उसको कभी भी उस तरह कंसीडर नहीं करेगी जिस तरह के एक बिल्कुल ऐसे शख्स को जिसने कभी कोई जुर्म सजद किया है उसको करती है। लिहाजा दोनों में फर्क रहेगा, और जब सजा खत्म होगी तो फिर इसका यह मतलब नहीं है कि किसी शख्स को जो है वो उसी तरह ही कंसीडर किया जाए, उसी तरह ही ट्रीट किया जाए जिस तरह के एक शख्स ने जुर्म ही नहीं किया, और उसको वो वाले सारी मुराद दी जाएं जो कि कैसे शख्स को देनी चाहिए जिसने कभी कोई जुर्म सजद नहीं किया। दोनों में फर्क होना चाहिए। और आखिर में जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि हमारी ओपिनियन के मुताबिक जिस बेंच ने सो मोटो केस सुना था जिसमें फैक्ट ऑफ क्विटल को एक्सप्लेन करना था, उसको प्रॉपर असिस्टेंस नहीं दी गई, और ना ही उसको जो है वो इस्लामिक प्रिवियंस के मुतालिक कोई असिस्टेंस मिली। लिहाजा उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डिसाइसिस का हवाला देते हुए कहा कि अगर एक जो है वो इक्वल बेंच दूसरे इक्वल बेंच के किसी पॉइंट से मुतफिक ना हो और उसमें एक डिफरेंट ओपिनियन रखता हो तो फिर उसमें जो है वो एक लार्जर बेंच तश्कील दी जानी चाहिए। तो इस सिलसिले में उन्होंने दोबारा मैटर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया कि इसके ऊपर जो है एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए जो इस पॉइंट्स को जो है वो असर नो देखे और इसके ऊपर जो है वो अपनी राय दे। इस बेंच के जो तीसरे मेंबर थे जस्टिस गुलजार अहमद, उन्होंने जजमेंट से इत्तेफाक न किया और डाइसेंटिंग नोट दे दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं जो साबका जजमेंट है जो सो मोटो केस नंबर 3 ऑफ 2017 में दी गई थी उसके ऊपर लाई। अब बड़े मजे की बात यह है कि जस्टिस काजी फैसल साहब जिनका इस पॉइंट्स के ऊपर क्विटल और फैक्ट ऑफ क्विटल में फर्क है, एक बड़ा जानदार मौकफ है, वो
سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بن چکے ہیں. اب ان کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کے اوپر اقدار ججمنٹ تشکیل دیں. اس سے پہلے جو اس پوائنٹس کے اوپر ڈبیٹ تھی جس میں جسٹس آصف سعید خان خوسا صاحب کا جو موقف ہے اور جو جسٹس قاضی فیصل صاحب کا موقف ہے وہ سارے کا سارا ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اگر اس پوائنٹس کے اوپر کبھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. امید ہے کہ یہ جو ڈبیٹ ہے جو ڈسکشن ہے یہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.